हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज कपिल, नर्सिंग ऑफिसर इन SGPJ लखनऊ। आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हीमोस्टेसिस। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट द प्रोसेस ऑफ द हीमोस्टेसिस, स्टेजेस एंड हाउ इट वर्क्स। बात करें हीमोस्टेसिस की, वी कैन से इट्स द प्रोसेस विच इनिशिएट आफ्टर एन इंजरी टू द फॉर्म ऑफ द क्लॉट। मतलब इंजरी होने से लेकर एक क्लॉट फॉर्म बनने तक की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हीमोस्टेसिस। नेक्स्ट हम बात करें हीमोस्टेसिस, तो ये मेनली दो वर्ड से मिलकर बना है, हीम एंड स्टेसिस। स्टेसिस का मतलब होता है स्टॉप, और जहां पर भी हीम वर्ड आएगा हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। स्टॉप ऑफ द ब्लड आफ्टर एन इंजरी वी कैन से हीमोस्टेसिस। बात करें हम डेफिनेशन की, देन हीमोस्टेसिस इज द नेचुरल प्रोसेस in which blood flow slow and a clot form to prevent blood loss during injury. Clear? Next point अगर हम बात करें, during hemostasis blood changes from a liquid state to a gelatinous state. gelatinous state क्या होती है? ये एक सेमी सॉलिड फेज होती है। It's a semi solid state which forms when platelets bind with the collagen कोलेजन एक प्रोटीन है विच हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट हम बात करें स्टेजेस ऑफ ब्लड हीमोस्टेसिस, तो इमीडिएटली 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, थर्ड वन इज कोगुलेशन। बात करें फर्स्ट स्टेज ऑफ हीमोस्टेसिस, वो है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। जैसे कि नाम से ही इंडिकेट होता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन मींस नैरोइंग ऑफ द वेसल्स, नैरोइंग ऑफ वेसल्स। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इंजरी हुई, ब्लड सेल्स क्या है, रप्चर होंगे। रप्चर होने के बाद क्या है, जो वेसल्स की लेयर है, यहाँ पर एंडोथेलियम लेयर, वहां से एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसका नाम है एंडोथेलिन। एंडोथेलिन कॉजेस वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। सेम टाइम पर प्लेटलेट्स क्या है, वो एक्टिवेट होंगी। These are the platelets. Platelets secrete serotonin. Both combinedly make serotonin and endothelium. Both cause vasoconstriction. Resulting in decreased blood flow to the injured area. Decreased blood flow to the injured site. एक बार दोबारा देखते हैं, हमारी क्या है, ब्लड वेसल डैमेज हुई, वहां पर एंडोथेलियम लेयर होती है, वो क्या करती है, वहां से एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसका नाम है एंडोथेलिन। एंड सेम टाइम जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिवेट होंगी और वहां से एक दूसरा केमिकल एजेंट रिलीज होगा जिसका नाम है सीरोटोनिन। बोथ कॉजेज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। जब डायमीटर ही वेसल्स का डिक्रीज हो जाएगा तो वो क्या करेगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द इंजर्ड साइट। दूसरा जो हमारा रीजन है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, वो है स्मूथ मसल्स। वेसल्स के जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है विच कॉजेज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। स्मूथ मसल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मतलब स्मूथ मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब स्मूथ मसल्स सिकुड़ सकती हैं। दूसरा हमारा जो मेन काम होगा वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन फेज के अंदर, वो क्या है, प्लेटलेट गेट्स एक्टिविटी एंड बाइंड्स विद द कोलेजन। कोलेजन एक टाइप की प्रोटीन है, इट्स अ प्रोटीन विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई हीमोस्टेसिस की किस फेज के अंदर
प्लेटलेट्स कोलाजन के साथ बाइंड होती हैं, तो वो है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन फेज। बहुत बार एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है, इसे हमें याद रख लेना है। दूसरी जो स्टेज आती है वो है हमारी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लग का मीन्स एक गुच्छे का बनना। इंजरी होती है, प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगे एंड प्लेटलेट्स मूव टू द इंजर्ड एरिया एंड हियर इट इज बाइंड विद द कोलाजन फाइबर। कोलाजन फाइबर दोनों मिलकर क्या है, एक प्लग का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो बहना बंद हो जाता है आउटसाइड। सेम टाइम पर जो हमारी प्लेटलेट्स हैं वो कुछ ग्रेन्यूल सीक्रेट करती हैं, जिनसे कि कुछ केमिकल एजेंट रिलीज होते हैं। तो इसके अंदर पहला है हमारा सीरोटोनिन। सीरोटोनिन क्या करेगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा कैल्शियम। ये 4th नंबर क्लॉटिंग फैक्टर है, होता है विच बाइंड्स विद द क्लॉटिंग फैक्टर एंड हेल्प इन क्लॉटिंग। एडीपी, एडीपी का पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इट हेल्प इन द प्लेटलेट एग्रीगेशन, मतलब प्लेटलेट को एक जगह इकट्ठा करने का काम करेगा। अगला है हमारा पीजीटीएफ, हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ द डैमेज स्मूथ मसल एंड एंडोथेलियल लेयर। नेक्स्ट इज थ्रोम्बोक्सिन, ये भी क्या करेगा, प्रमोट एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। थर्ड जो स्टेज आती है हमारी वो है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इन दिस स्टेज फिब्रिनोजन कन्वर्ट्स इनटू द फिब्रिन। फिब्रिनोजन क्या है, 1st नंबर क्लॉटिंग फैक्टर। Fibrinogen convert into the fibrin. Fibrin, it is mature form of clot. दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है हमारा, एंड प्रोडक्ट इन द कोगुलेशन प्रोसेस, इट इज फिब्रिन। एंड प्रोडक्ट क्या, स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर कोगुलेशन प्रोसेस। Fibrin threads gets attached to the platelet plug, which block the ruptured part of the blood vessels and prevents further blood loss completely. अब इस कोगुलेशन ऑफ ब्लड के भी दो पाथवे हैं मेनली, एक है इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे क्या है, इफ कोगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट विद इन द ब्लड वेसल्स, it comes under the intrinsic pathway, extrinsic pathway outside the blood vessels। ये कहाँ होगी हमारी सेल और टिश्यूज के अंदर, और ये हमारी कहाँ होगी ब्लड के अंदर, इन द ब्लड। बेसिकली देखा जाता है कि दोनों ही पाथवे हमारे एक साथ चलते हैं, एक ही साथ काम करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि इंजरी सेल के अंदर हुई वेसल्स के अंदर नहीं हुई, दोनों के अंदर इंजरी एक साथ ही होती है। दोनों के अंदर डिफरेंस जो है वो है क्लॉटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन होने का। इसके अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो अलग है, एक्सटेंसिव पाथवे के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर कुछ अलग है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें क्लॉटिंग फैक्टर्स की, तो ये नंबर में 13 होते हैं, 1st to 13। एंड 6 नंबर क्लॉटिंग फैक्टर जो है डज नॉट पार्टिसिपेट इन द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ये बेसिकली जो 5th नंबर क्लॉटिंग फैक्टर है लेवाइल फैक्टर, उसी का एक्टिवेट फॉर्म है। क्लॉटिंग फैक्टर्स को याद करने के लिए एक निमोनिक्स है जिसका नाम है फ्रेशर पार्टी टुडे, कम लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर प्लीज हैव फन। मतलब किसी कॉलेज में फ्रेशर पार्टी हो रही है, वहाँ हम सीनियर्स को क्या है इनवाइट कर रहे हैं और उनको बोलेंगे कि गाना गाना है और प्लीज हैव फन। तो ये हमें याद कर लेना है। क्लॉटिंग फैक्टर्स में समझने लायक ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें ही रटने होते हैं। एफ से बात करें, फिब्रिनोजन 1st नंबर क्लॉटिंग फैक्टर, दूसरा है प्रोथोमिन, तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, 4th वन इज कैल्शियम, 5th one is level factor, 6th one does not participate in the blood clotting।
क्लॉटिंग मैकेनिज्म। 7th नंबर फैक्टर है वो है हमारा स्टेबल फैक्टर। 8th वन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, जिसकी कमी से हमारा कौन सा डिजीज होता है, हीमोफीलिया है। 9th नंबर जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो है हमारा क्रिसमस, इसकी वजह से क्या होगा, हीमोफीलिया भी। 10th स्टुअर्ट पावर फैक्टर। 11th प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, डेफिशिएंसी ऑफ 11 क्लॉटिंग फैक्टर कॉजेस हीमोफीलिया सी। 12वां है हमारा हैगमैन फैक्टर। 3rd इज फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई ये क्लॉटिंग फैक्टर है, ये आते कहाँ से हैं। तो बस हमें एक चीज याद रखनी है कि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये आएगा हमारा प्लेटलेट से। कहाँ से आएगा, प्लेटलेट से। और जो कैल्शियम है ये आएगा बोन से, बोन एंड जीआई ट्रैक्ट से। बाकी जितने भी सारे हमारे क्लॉटिंग फैक्टर हैं रिमेनिंग, वो सब कहाँ से आएंगे, लिवर से। जो 3rd क्लॉटिंग फैक्टर है थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो आएगा प्लेटलेट से। 4th है कैल्शियम, वो आएगा बोन से। बोन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कैल्शियम होता है। और जीआई ट्रैक्ट से हम खाने के थ्रू हम कैल्शियम लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, बाकी सारे के सारे रिमेनिंग कहाँ से आएंगे, लिवर से। आगे हम बात करें पाथवे ऑफ ब्लड कोगुलेशन, तो ये मेनली 2 पाथवे होते हैं, एक्सटेंसिव पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे। पहले ही बताया था एक्सटेंसिव पाथवे कब स्टार्ट हुआ, जब हमारा टिश्यू ट्रॉमा होगा, सेलुलर टिश्यू के अंदर ट्रॉमा होगा। इंट्रिंसिक पाथवे जब हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज होंगे, एंडोथेलियल लेयर क्या है, एक्सपोज होगी। बात करें हम सबसे पहले एक्सटेंसिव पाथवे की, तो इसके अंदर क्या होगा, टिश्यू ट्रॉमा, जेल्टिन एक्टिवेट टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, 3rd क्लॉटिंग फैक्टर। 3rd क्लॉटिंग फैक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या हो, जो 7th नंबर क्लॉटिंग फैक्टर है वो अपनी एक्टिवेट फॉर्म में आएगा एंड बोथ कंबाइंडली में एक्टिवेट फैक्टर 10। फैक्टर 3rd एंड फैक्टर 7 मिलकर फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, जो फैक्टर 10 है वो फैक्टर ए अपनी 10 ए का मतलब यहाँ ये है कि एक्टिवेट फॉर्म में आएगा। साइमल्टेनियसली सेम पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होगा, जिसके अंदर एंडोथेलियल डैमेज होगा, बाइंड विद द कोलाजन एक्सपोजर। किनीजोन एंड कैल्केरिन, ये क्या है, ये को फैक्टर की तरह काम करते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर हमारे हैं 3 4 5 ये सब, और ये किनिनोजन एंड कैल्केरिन, ये क्या है, हमारे को फैक्टर। जो फैक्टर 12 है ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आएगा 12A में। किनिनोजन क्या है, इसको एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट फैक्टर 12 एक्टिवेट करेगा फैक्टर 11 को। फैक्टर 11 अपनी एक्टिव फॉर्म में आएगा। फैक्टर 11 जो है वो फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा। इसके बाद 9 फैक्टर है वो अपनी एक्टिव फॉर्म में आएगा। 9 क्लॉटिंग फैक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, कैल्शियम एंड फैक्टर 8। फैक्टर 8 क्या है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, वो एक्टिवेट करेंगे फैक्टर 10 को। अब यहाँ से हमारा जो है वो कॉमन पाथवे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर भी फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया और यहाँ पर भी फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया। अब इसमें समझने जैसा ऊपर कुछ नहीं है, ये सब हमें याद करना है। अब फैक्टर एक्टिवेट हो रहे हैं तो हो रहे हैं। दूसरा है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। यहाँ से क्या है, जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन है, अभी जो दोनों 10th नंबर की क्लॉटिंग फैक्टर है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, 5th नंबर क्लॉटिंग फैक्टर एंड फॉस्फेट, इसके अंदर क्या है, जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट होगा। थ्रोम्बिन जो है वो 1st नंबर क्लॉटिंग फैक्टर के साथ बाइंड होकर फिब्रिन का फॉर्मेशन करेगा। और फिब्रिन क्या है, मैच्योर फॉर्म ऑफ क्लॉट, इट इज मैच्योर फॉर्म ऑफ द क्लॉट। एंड फाइनली हमारा जो क्लॉट है वो बन जाएगा और इट विल स्टॉप द ब्लीडिंग। एक बार जब आप दोबारा देखोगे पाथवे ऑफ ब्लड कोगुलेशन को, तो आपको समझ में आएगा, अगर इसे 2-3 बार आप याद करोगे। होप आपको हीमोस्टेसिस और ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट, राइट इन द कमेंट सेक्शन।